हेलो एवरीवन, कोकट क्लास में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं सीडीपी बाल मनोविज्ञान का नया टॉपिक भाषा और चिंतन। तो भाषा और चिंतन के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह चीज है जो हम अपने विचारों को किसी माध्यम के द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं, तो ये हमारी भाषा कहलाएगी। और चिंतन वह होता है जब हमें कोई समस्या होती है तो हम उस समस्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और तब तक चिंतन करते हैं जब तक कि उस समस्या का हम समाधान न ढूंढ लेते हैं, तो ये हमारा चिंतन कहलाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले भाषा की। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है, मतलब हम अपने विचारों को किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारी भाषा कहलाती है। और विचार और भाषा में गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का अच्छा साधन है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो भाषा है, भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। मतलब हम इसके द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं या कितने प्रकार से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो तरीके बताए गए सारे इसमें। तो सबसे पहले है हमारी मौखिक भाषा है, यानी ओरल तरीके से, मतलब बोलकर हम अपने विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ओरल में है बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे हमें कुछ कहना है तो हम जब उसे बोल के बताएंगे तो इसे हम ओरल कहेंगे, यानी मौखिक, विचारों को मौखिक रूप से बताना। अब आता है लिखित, रिटन, मतलब अपने विचारों को दूसरों तक लिखित में पहुंचाना, ये लिखित कहलाएगा। अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना, ये हमारा लिखित कहलाएगा। अब आता है सांकेतिक, तो साइन, यानी हम संकेतों और प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से भी अपनी भाषा को एक दूसरे तक या विचारों को भेज सकते हैं। तो संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब ये तीसरा तरीका हो गया। तो इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद आता है मॉन्टेसरी क्रम। मतलब मॉन्टेसरी के अनुसार क्या है? तो मॉन्टेसरी ने कहा था सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इन्होंने पहले लिखना कहा है और पढ़ना बाद में। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम में क्या है कि बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और मॉन्टेसरी में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अब आता है परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में कोई चीज जो हमसे आती है वो ठीक से आ जाए, मतलब हम उसमें परिपूर्ण हो जाए, परिपक्वता आ जाए, हमारे काम में परिपक्वता आ जाए। किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित होना, किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित होना परिपक्वता कहलाता है। किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित होना परिपक्वता कहलाता है। अब आते हैं भाषा विकास के सिद्धांत। तो नंबर 1 है परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वयं पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं, तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है, अगर हमारे स्वर, जीभ, तालु, होठ, दांत आदि जो हमारे स्वर यंत्र हैं, अगर हमारा उन पे कंट्रोल होगा, उन पे संयम होगा, तो हम अपने विचारों को बहुत अच्छे से दूसरों तक ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से
रख सकते हैं दूसरों के समक्ष। क्योंकि अगर हमारे जो हमारे विचार है, इमोशंस है, या तालु कंठ वगैरह जीव जो है, इन पर अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो हम अपने विचारों को दूसरों तक अच्छे से नहीं रख पाएंगे। अब आता है हमारा अनुबंधन। अनुबंधन का सिद्धांत यानी किसी वस्तु से जोड़कर बताना। अनुबंधन का मतलब होता है किसी वस्तु को जोड़कर बताना। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, तो ये क्या है? शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं से जोड़कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज या वस्तु को दिखाए तो बच्चा जल्दी सीखता है और समझता भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, चीज़ों को दिखा के पढ़ाते हैं, चीज़ों को दिखा के सिखाते हैं, ताकि बच्चा जो है चीज़ों को देख देख के जल्दी सीख जाता है। तो इसे कहते हैं हम अनुबंधन का सिद्धांत, यानी चीज़ों को जोड़ जोड़ के सिखाना। यह कहलाएगा हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अब आता है अनुकरण का सिद्धांत, यानी नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है दूसरों की कॉपी करना, नकल करना। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, दूसरों की कॉपी करके सीखना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। ये कहते हैं, मतलब इस सिद्धांत में कहा है कि बच्चा जो है वो अपने बड़ों की कॉपी करता है घरों में, और स्कूल में बड़ों की कॉपी कर करके या अनुकरण करके सारी बातों को सीखता है। तो इसे कहेंगे अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करता है। जैसी भाषा वो इस्तेमाल करेंगे ठीक वैसे ही भाषा बच्चा इस्तेमाल करेगा। ये अनुकरण में कहा गया है। अब आता है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। चॉम्स्की साहब का भाषा विकास का सिद्धांत था, दिया है। चॉम्स्की साहब ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जैसे क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रोना, संकेतिक आदि। इनके कहने का मतलब यह है कि चॉम्स्की साहब ने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो भाषा सीखने के जो गुण होते हैं वो बच्चे में पैदा होने से ही मौजूद होते हैं, और वो संकेतों से भाषा को सीखता है। ये चॉम्स्की साहब ने कहा था कि बच्चा भाषा सीखने को जन्मजात से ही गुण होते हैं बच्चे में। भाषा के भाग, पार्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के भी भाग। भाषा कितने प्रकार सीख सकता है बच्चा? तो इसका पहला पार्ट है स्वनिम, मतलब स्वयं। फोनमी, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, मतलब जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम या वर्ण कहलाती है। स्वनिम का मतलब है कि जिसका कोई स्वयं में अर्थ ना हो, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है या स्वनिम होती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं, जैसे आ का जा पा, आ का जा पा, जैसे आ का जा पा आदि, ये हमारे छोटी इकाई वर्ण हो गई। अब आता है रूपिम, यानी मोर्फेमी। इसका मतलब है शब्द का छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है। जैसे पेन, कॉपी, बाणी आदि। मतलब कहने का यह है कि शब्द तो हो लेकिन छोटा रूप हो उसका, तो हम उसे क्या कहेंगे? रूपिम कहेंगे। बड़ा शब्द नहीं, छोटा रूप, तो उसे हम रूपिम कहेंगे। शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है, जैसे पेन, कॉपी, बाणी आदि। अब आता है वाक्य विन्यास, सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब हमें वाक्यों को लगाना सिखाना। वाक्य अरेंजमेंट यानी सेंटेंस अरेंजमेंट। तो भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। जो भाषा का नियम है उसे वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा का उपयोग करने के लिए नियम वाक्य विन्यास है। जैसे कर्ता ने
कर्म को, करण से आदि, ये क्या है हमारे, ये वाक्य विन्यास है और भाषा के नियम में ये चीजें सिखाई जाती है वाक्य विन्यास में। मतलब सेंटेंस को अरेंजमेंट, सेंटेंसों को हमें अरेंज करके लिखना है, ये हमारा वाक्य विन्यास में है। अब आता है अर्थ विन्यास, मीनिंग अरेंजमेंट। मीनिंग मतलब अर्थ को जोड़ जोड़ के अरेंज करके अर्थ के अकॉर्डिंग लिखना। वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। ये कह रहे हैं कि वाक्य विन्यास में जो हमने वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ के अकॉर्डिंग हमें विन्यास करना है उसका, मतलब उसका अर्थ जो है वाक्य का सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है एग्जाम्पल नीचे, मोहन के पास एक पुस्तक है, मतलब मोहन के पास एक पुस्तक है, ये सही अर्थ है। तो इसका दूसरा देखते हैं, मोहन के पास है एक पुस्तक, तो मोहन के पास है एक पुस्तक, ये हमारा गलत हो जाएगा। मोहन के पास एक पुस्तक है, यानी पहला वाला जो है मोहन के पास एक पुस्तक है, ये सही हो जाएगा, सही अर्थ है इसका। और दूसरा है मोहन के पास है एक पुस्तक, क्योंकि ये विराम लग रहा है और ऊपर वाला डायरेक्ट है, मोहन के पास एक पुस्तक है, या मोहन के पास है एक पुस्तक, यहाँ रुकना पड़ेगा, तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाले का गलत अर्थ है। अब आता है चिंतन, थिंकिंग। तो मैंने बताया था कि चिंतन, थिंक हम सोचते कब है, जब हमें कोई समस्या होती है तो हम उस समस्या के बारे में तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि उसका समाधान ना ढूंढ लें। मतलब समाधान ढूंढने तक हम चिंतन करते हैं, और जब तक चिंतन करेंगे जब तक कि हमें समाधान उसका ना मिल जाए। चिंतन यानी थिंकिंग, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारी समस्या का समाधान ना हो जाए, समाधान होने तक चिंतन हम करते रहेंगे। जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाता है। अब आते हैं चिंतन के प्रकार। तो पहला चिंतन है हमारा स्वलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। स्वलीन चिंतन जो होता है, हम जैसे कभी कभी कुछ काल्पनिक चीजों के बारे में सोच लेते हैं जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, तो उसे हम स्वलीन चिंतन कहेंगे, जो कि काल्पनिक होती हैं, कभी कभी उनके बारे में सोच लिया जाता है, तो ऐसे चिंतन को हम स्वलीन चिंतन कहेंगे। अगला है हमारा यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यथार्थवादी जो चिंतन है वो हमारा रियलिटी से संबंधित होता है, वास्तविकता से संबंधित होता है। मतलब जो हम सोचते हैं रियल में या किसी वास्तविकता के बारे में, तो ये जो हमारा यथार्थवादी चिंतन होता है ये वास्तविकता से संबंधित होता है, यथार्थवादी चिंतन। अब यथार्थवादी चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब इसके भी प्रकार हैं। तो पहला है हमारा अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, इसमें अभिसारी चिंतन में क्या होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, मतलब जो हमारी समस्या होगी उसका सेंटर पॉइंट एक ही होगा, केंद्र बिंदु एक ही होगा, और उस समस्या का समाधान भी एक होगा। मतलब समस्या का जो सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु, वो एक होगा और समस्या का समाधान भी एक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो समस्या भी एक ही है और समाधान भी एक ही है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत
यानी क्लोज एंडेड वाला होता है। इसके द्वारा जो समाधान खोजा जाता है वो हमारा क्लोज एंडेड वाला होता है, यानी बंद अंत वाला होता है। जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी अभिसारी चिंतन जो होता है, इसमें बंद अंत वाला हमारा समाधान होता है। दूसरा है इसका अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें समस्या को कल्पना यानी इमेजिनेशन, शक्ति एवं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें आदि। तो अब अपसारी चिंतन में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा उस पर समस्याएं केंद्रित ना हो करके समस्याओं के कई पहलू होते हैं, मतलब समस्याएं कई प्रकार से हल की जा सकती हैं और समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। उन समस्याओं को हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करना, या जो हमारे और जैसे गोवा हो गया, गोवा के बारे में वर्णन करना, जो हमारे अलग अलग सिटी हैं, हाईटेक सिटी है, उनके बारे में बताना। तो ये इसके हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अपसारी चिंतन के। इसमें समस्या सेंटर पॉइंट पे ना हो करके समस्याओं के और कई पहलू होते हैं और उन्हें कई प्रकार से हल किया जा सकता है। इसमें इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला यानी ओपन एंडेड वाला होता है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान ओपन एंडेड वाला होता है, यानी मुक्त अंत वाला। कन्वर्जेंट में क्लोज एंडेड यानी बंद अंत, और डाइवर्जेंट में ओपन एंडेड यानी मुक्त अंत वाला समाधान होता है। अब आता है हमारा आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी जो गुण और दोष होते हैं उन्हें देख करके किसी बात को एक्सेप्ट करना। हमें गुण भी देखना है और दोष भी देखना है, उन सारी बातों का निचोड़ निकाल करके हमें एक्सेप्ट करना है कि ये आलोचनात्मक चिंतन है या कोई और। तो गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के सामान्य प्रकार। नंबर 1 आता है हमारा प्रत्यक्ष आत्मक चिंतन यानी कंक्रीट थिंकिंग। मूर्त कहने का मतलब यह है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, मतलब दिखाई देने वाली। जो मूर्त चीजें वो दिखाई देने वाली होती हैं। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, प्रत्यक्षात्मक चिंतन कंक्रीट थिंकिंग। जो चीजें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है, मतलब जो हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है उसमें हमें चीजें दिखाई देती हैं और ये चिंतन निम्न स्तर का होता है। दूसरा है हमारा प्रत्ययात्मक चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त, यानी जिसमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब जो चीजें हमें दिखाई ना देती हैं उनका जो हम चिंतन करते हैं, वो उनके बारे में विचार करते हैं, तो ऐसा चिंतन क्या होता है, प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है, जो चीजें ना दिखाई देती हों। अब आता है काल्पनिक चिंतन इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उसे काल्पनिक चिंतन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पूर्व का अनुभव है, पूर्व का हमारा अनुभव है, या कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट है, जो हमने पूर्व में एक्सपेरिमेंट किए उनके आधार पर हम कल्पना करते हैं, तो उसे हम काल्पनिक चिंतन कहेंगे, इमेजिनरी थिंकिंग कहलाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर की गई कल्पना काल्पनिक चिंतन कहलाता है। अब आता है हमारा तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। कहने का मतलब यह है
कि जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनके बारे में हम तर्क करें, विचार करें और तर्क दें, तो ये सारी चीज़ें हमारी लॉजिकल थिंकिंग के एक अंडरटेकिंग आती हैं। और ये जो हमारा स्तर है इसका चिंतन का, ये सर्वोपरि होता है और सर्वोत्तम स्तर होता है चिंतन का ये। तो जो तार्किक चिंतन है हमारा, इसमें वस्तुओं के बारे में तर्क करना, विचार करना, और ये तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है और ये चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करें, और जो भी इस वीडियो में कमी है वो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।